गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उस फर्स्ट बुक के अपने 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चौथा जो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या यूएनओ अपने कहे वह चैप्टर अपने चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन या चौथे चैप्टर की भी अपने एक क्लास हो चुकी है जिसमें अपने यूएनओ की स्थापना वगैरह, उसके अंग वगैरह, संगठन, सदस्य देश, महासचिव वगैरह, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश बनने की शर्तें वगैरह, भारत को उस सदस्य देश बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, इन सब के बारे में अपने पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज अपने इसी चैप्टर की सेकंड और अंतिम क्लास है। देखो भैया, यहाँ पर अपने मुख्य रूप से आज 4 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक रहेगा अपने शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कि कौन कौन से सुधार आए। ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा भैया 1991 के बाद विश्व राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए। तीसरा पॉइंट रहेगा अपने एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, क्या अपरिहार्यता है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में अगला आपको सीधा दे देगा एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता है तो आप कर दोगे, लेकिन अगर कह दे कि वर्तमान में उसका क्या महत्व है तो आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने बताया नहीं। महत्व की जगह प्रासंगिकता लिख दे या अपरिहार्यता लिख दे तो ये वर्ड एक ही है, समझ रहे हो। चाहे महत्व लिख दे, चाहे प्रासंगिकता लिख दे, चाहे अपरिहार्यता लिख दे, अपने आंसर एक ही है। तो एक टॉपिक अपने ये पढ़ेंगे। इसके बाद में भी आप अपने इस चैप्टर में कुछ अन्य भी संगठन है उनकी चर्चा करेंगे, जैसे विश्व बैंक है, IMF है, WTO है, ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, इनकी चर्चा करेंगे। और अंत में अपने संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये अपने आज की इस क्लास का मैटर रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया अपने शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार है। देखो अपने आज से 2 साल पहले भैया जो पहला चैप्टर था उसका नाम था शीत युद्ध का दौर, लेकिन वर्तमान समय में वो आपके नहीं है। वर्तमान में अपने पहला चैप्टर है 2 ध्रुवीयता का अंत। अब ये 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखो अपने क्या हुआ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भैया 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 देश शक्तिशाली बन गए, एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ। ठीक है। सोवियत संघ जो कब बना था 1917 में बना था 15 गणराज्यों को मिला के, जिसके बारे में अपने मैं बता चुका हूं आपको। अब ये 2 देश शक्तिशाली बन गए तो इन दोनों देशों में इस बात को लेकर टकराव हो गया कि हमें महाशक्तिशाली कौन है। अमेरिका कह रहा था मैं महाशक्तिशाली, सोवियत संघ कह रहा था मैं महाशक्तिशाली। तो इनमें महाशक्तिशाली बनने की होड़ हो गई और वही होड़ जो है उसको लेकर धीरे धीरे इनके मध्य एक युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं अपने इतिहास में शीत युद्ध या अपने कोल्ड वॉर। ठीक है। और यह शीत युद्ध समाप्त हुआ था भैया 1991 में। क्यों? क्योंकि 1991 ईस्वी में सोवियत संघ जो है उसके टुकड़े हो गए थे, वो बिखर गया था। ठीक है। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा 2 ध्रुवीयता की समाप्ति में मैंने आपको बताया था किस प्रकार से टूटा था, क्या हुआ था। तो अब 1991 में सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया, तो शीत युद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक यही आ रहा है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए या कौन कौन से सुधारों की बात चली। तो देखो सबसे पहले जो सुधार की बात चली थी वो ये चली थी कि जो यूएनओ की बनावट है और प्रक्रिया जो है उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। जितने भी देश थे उन देशों ने यही बात कही कि जो यूएनओ की अपनी संरचना है, जो प्रक्रिया है, जो बनावट है, जो डिजाइन है, उसमें क्या की जाए, चेंजिंग की जाए, उसमें सुधार किया जाए। और सुधार के लिए क्या किया जाए, जो सुरक्षा परिषद है जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी प्लस 5 स्थायी। तो यहाँ पर बात कही गई कि जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य है उन सदस्यों की संख्या में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। जो 15 सदस्य है उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाए, क्योंकि 15 सदस्य तो बहुत पहले के हैं और यही चले आ रहे हैं। जबकि अब कुछ और भी देश पावरफुल है, वो भी सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है उसमें क्या की जाए, वृद्धि की जाए। और मुख्य रूप से जो एशिया है, अफ्रीका है, जो दक्षिण अमेरिका है, इन
इन महाद्वीपों के जो देश है उनको क्या किया जाए, शामिल किया जाए। पहली बात तो ये रखी गई थी, ठीक है। दूसरी बात ये रखी गई थी जो न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दे है ना, उनकी समीक्षा की जाए, उनमें भी क्या किए जाए, सुधार किए जाए। कि यूएनओ का जो न्यायाधिकार का क्षेत्र है उसमें कौन कौन से मुद्दे आ रहे हैं, उनकी समीक्षा करो, उनकी जांच पड़ताल करो और उनमें क्या करो, अब सुधार करो। जैसे कुछ देश ये कहना चाहते थे कि यूएनओ जो है अब वो किन के ऊपर बल देवे, सिर्फ शांति और सुरक्षा पर बल दे, बाकी अन्य चीजों में यूएनओ को ध्यान नहीं देना चाहिए। जबकि कुछ राष्ट्र ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि यूएनओ को मानवीय विकास तक क्या रहना चाहिए, अब सीमित रहना चाहिए। अब यूएनओ को सिर्फ मानव के विकास के ऊपर, मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास कैसे हो, केवल उसी के ऊपर क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए। क्लियर है इतनी बात। अब देखो भैया 2005 ईस्वी में यूएनओ की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, 60वीं वर्षगांठ या 60वीं सालगिरह मनाई गई। 60वीं क्यों हुई, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और 2005, 45 से 5 कितने साल हो गए, 60 साल हो गए। तो भैया 24 अक्टूबर 2005 को यूएनओ की 60वीं सालगिरह मनाई गई और उस पर यह फैसला हुआ कि यूएनओ को अधिक प्रासंगिक कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम क्या करें। इस मुद्दे पर कुछ निर्णय लिए गए, मतलब यूएनओ को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन क्या लिया गया था कि एक शांति संस्थापक आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। शांति संस्थापक आयोग, जो विभिन्न देशों के मध्य जो झगड़े हो रहे हैं, जो मनमुटाव हो रहे हैं, जो लड़ाइयां हो रही है, जो युद्ध वगैरह हो रहे हैं, उनको एक प्रकार से उनमें शांति स्थापित करने के लिए, उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए, उनमें मित्रतापूर्ण, दोस्तानापूर्ण व्यवहार कायम करने के लिए किसकी स्थापना की जाए, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। पहला मुद्दा तो ये उठा था। दूसरा निर्णय हुआ था कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए। मानवाधिकार परिषद का मतलब यूएनओ के द्वारा यह मांग उठाएगी, यूएनओ में शामिल जो सदस्य देश थे उनके द्वारा यह मांग उठाएगी कि जो मानव के अधिकार है, ठीक है, उनकी रक्षा करने के लिए मानवाधिकार परिषद का क्या किया जाए, गठन किया जाए, स्थापना की जाए। और स्थापना हुई भी थी भैया, कब हुई थी, अपने 2006 में। ध्यान रखना ये इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 नंबर का। तीसरा निर्णय यह किया गया कि जो कमजोर देश है जो यूएनओ में शामिल है, ठीक है, कोई कमजोर राष्ट्र है, मान लो यूएनओ में 193 देश शामिल है, हो सकता है 193 में से 10 देश कमजोर हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उन अगर 10 देशों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार हो रहा है, कोई उनको दबा रहा है, ठीक है, तो जो अन्य सभी देश हैं वो मिलकर उसका क्या दे, साथ दे। ये बात हुई। इसके अलावा आतंकवाद जो है उसकी हर ओर से क्या की जाए, निंदा की जाए। जो आतंकवाद का सपोर्ट करता है उसका बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करे, इस बात का फैसला किया गया। और एक लोकतांत्रिक कोष के गठन की बात की गई। ये सब बातें कब हुई थी, 2005 में यूएनओ की 60वीं सालगिरह पर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो सुनो। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछ सकते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में कौन कौन से सुधार किए गए, तो आपको यहां से लेकर यहां तक डिटेल के साथ में, जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं, मैंने तो सिर्फ शॉर्टकट में लिखा है, जैसे मैंने बोला है उस प्रकार से आपको डिटेल से इसका आंसर देना है। यह क्वेश्चन आपको आ जाए कि यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ पे कौन कौन से निर्णय लिए गए, तो आपको ये पॉइंट है ना, ये हेडिंग लगा के इनका वर्णन करना है। अब बात करते हैं भैया अगले पॉइंट की। 1991 के बाद विश्व राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए। अब देखो वहां पर वापस 1991 की बात आ गई। 1991 की बात क्यों आई, क्योंकि 1991 भैया शीत युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। दो ध्रुवीयता की क्या हो गई थी, समाप्ति हो गई थी। सोवियत संघ बिखर चुका था, सोवियत संघ टूट चुका था, ठीक है, 1991। अब 1991 के बाद में क्या क्या बदलाव आए, तो देखो पहला बदलाव तो अपने कह सकते हैं कि साहब सोवियत संघ क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो सोवियत संघ 1917 ईस्वी में 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, वह सोवियत संघ अब क्या हो गया, समाप्त हो गया। 15 नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, पहली बात। दूसरी, अमेरिका सबसे शक्तिशाली बना।
क्यों शक्तिशाली बना? क्योंकि दो देश पावरफुल थे भैया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, एक तो अमेरिका, एक सोवियत संघ। सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया, तो सबसे शक्तिशाली कौन बन गया? अमेरिका बन गया। तीसरा पॉइंट, अनेक देश यूएनओ में शामिल हुए। अनेक देश शामिल क्यों हुए? यहाँ देखो, सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना था? 15 देशों से मिलकर बना था। ये 15 देश क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। जैसे ये स्वतंत्र हुए, उनमें से अधिकतर देश जो है वो किसमें शामिल हो गए? यूएनओ में शामिल हो गए। तो ये सुधार हुआ या ये बदलाव आया। अगला पॉइंट, दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। दो ध्रुवीयता का अंत कैसे? भैया शीत युद्ध के समय दो ध्रुवीयता थी। दो ध्रुवीयता मतलब इस समय दो देशों का दबदबा, दो देश महाशक्तिशाली थे, एक तो अमेरिका, एक सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो दो ध्रुवीयता भी क्या हो गई? समाप्त हो गई और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का मतलब हो गया अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक ही महाशक्ति का दबदबा होना, और एक ही महाशक्ति कौन सा देश बना? अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है वो कौन सा बना? रूस बना। भैया 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ टूट गया। तो सोवियत संघ टूटने के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बना वह कौन सा देश बना? रूस बना। और रूस ने धीरे धीरे अमेरिका के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए। इसके अलावा यह चीन जो है वो भी क्या बना? एक महाशक्तिशाली देश बना। एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन भी उभर कर सामने आया, जिसकी चर्चा अपने पिछले चैप्टर में डिटेल के साथ में कर चुके हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 1991 के बाद विश्व राजनीति में कौन कौन से बदलाव आए? कोई 4 या 5 बदलाव का उल्लेख कीजिए। तो ये अपने पॉइंट है, इनके आपको हेडिंग लगा के वर्णन करना है। अब बात करते हैं भैया वर्तमान में किस प्रकार की विश्व व्यवस्था है? एक ध्रुवीय है। अब यहाँ पर हेडिंग है अपने, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या प्रासंगिकता है? मतलब वर्तमान में अमेरिका महाशक्तिशाली है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम है। अब यहाँ पर क्या सोवियत संघ की प्रासंगिकता है क्या? यूएनओ की प्रासंगिकता है क्या? उसका क्या महत्व है? उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला बिंदु आ रहा है भैया, झगड़े और विकास के मुद्दे पर 193 देश क्या हो सकते हैं? एक साथ हो सकते हैं। भैया वर्तमान में जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम है, अपने इस विश्व व्यवस्था में यूएनओ का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी मान लो झगड़ा हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, किसी प्रकार का कोई टकराव हो जाए, तो यूएनओ में शामिल कितने सदस्य देश? 193। ये देश क्या हो सकते हैं? यूएनओ के द्वारा एक साथ हो सकते हैं, एकजुट होकर फैसला कर सकते हैं। अगर यूएनओ नहीं होगा तो ये देश भी एक साथ नहीं होंगे। इसलिए यूएनओ का क्या है? एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में महत्व या प्रासंगिकता है। नंबर 2 पॉइंट भैया, यूएनओ जो है युद्धों की रोकथाम में सहायक है। यूएनओ की स्थापना, देखो भैया अपने 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला हुआ था 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। अब 1945 में यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ की स्थापना होने के बाद में कोई भी बड़ा वर्ल्ड वार नहीं हुआ या कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। तो अपने कह सकते हैं कि यूएनओ जो है वो युद्धों को रोकने में सहायक है, युद्धों की रोकथाम करने में सहायक है, शांति स्थापित करने में, सहयोग या समन्वय स्थापित करने में सहायक है। नंबर 3 भैया, अमेरिका और शेष विश्व के मध्य बातचीत का क्या है? मंच है। देखो अमेरिका आज सबसे पावरफुल देश है। यहां तक कि अमेरिका जो है वो सोवियत संघ की भी नहीं सुनता है, ये भी सच है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ को बनाने में सबसे ज्यादा जो यूएनओ को बनाने में जो सबसे ज्यादा जो योगदान था ना, वो अमेरिका का ही था। अमेरिका ही आज सबसे ज्यादा बजट देता है यूएनओ में। तो भैया अमेरिका के साथ में अगर बातचीत किसी देश को करनी हो तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल देश है, एक ताकतवर देश है। छोटे मोटे देश जो है वो उससे डरते हैं, घबराते हैं। तो अगर छोटे मोटे देश जो अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं वो किसके माध्यम से कर सकते हैं? यूएनओ के माध्यम से कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ यूएनओ जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत करने में एक मंच की भूमिका भी निभाता है। इसके अलावा यूएनओ कुछ हद तक अमेरिकी तानाशाही पर अंकुश भी लगा सकता है। देखो अमेरिका वर्तमान में आपको पता है सबको पावरफुल देश है, उसकी तानाशाही है। आपको सुना हो इराक पे हमला किया, ईरान पे हमला किया था, कुवैत पे हमला किया था, कई इस प्रकार के उदाहरण आपने देख चुके हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की जो तानाशाही है, अगर उसके ऊपर, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ
पूरी तरह से कंट्रोल नहीं लगा सकता, उस पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन कुछ हद तक अमेरिका जो है उसके ऊपर अगर कोई संगठन रोक लगा सकता है, कोई संगठन उसको अगर काबू में कर सकता है, तो वो कौन सा है? यूएनओ है। इसलिए यूएनओ का वर्तमान समय में महत्व है। इसके अलावा आपसी सहयोग है, विभिन्न देशों के मध्य आपसी समन्वय, पारस्परिक निर्भरता बढ़ाने में भी यूएनओ क्या है? सहायक है। उपरोक्त आधार पे अपने कह सकते हैं कि यूएनओ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता या महत्व है। क्लियर है। अब यहाँ पर भी यूएनओ के अलावा कुछ अपने और भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनकी अपने चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला जो संगठन आता है विश्व बैंक, और एक और देख लो भैया जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। दोनों को ध्यान रखो, दोनों ही वैश्विक संगठन है। दोनों की ही स्थापना भैया 1945 में हुई थी। पहली बार ध्यान रखना, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को शॉर्टकट में भैया IMF भी कहते हैं अंग्रेजी में। IMF का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। दोनों की स्थापना 1945 में हुई भैया। दोनों का ही मुख्यालय जो है वो कहां पर है? वाशिंगटन में है। क्लियर है। अब यहाँ पर कई बार इनके कार्य पूछ लेते हैं। तो विश्व बैंक जो है भैया वो ऋण या अनुदान देने का कार्य करता है। ठीक है। किस लिए? कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। इतना ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है भैया वो वित्त और तकनीकी व्यवस्था संभालने का कार्य करता है। जो कमजोर देश होते हैं, जो गरीब राष्ट्र होते हैं, उनकी वित्तीय सहायता कौन करता है? IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों के ही सदस्य देश जो है वो भी समान है, 189। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भी 189 है, विश्व बैंक के भी 189 सदस्य देश है। ठीक है। अपने बुक के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं भैया, बुक के अकॉर्डिंग कितने हैं? 189। हालांकि वर्तमान में तो शायद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के 190 है। ठीक है, लेकिन अपने बुक के अकॉर्डिंग चर्चा कर रहे हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की स्थापना 1945 में, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में, और ये काम करता है भैया ऋण और अनुदान का। ये किसको ऋण और अनुदान देता है? कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, और ये भी वित्त और तकनीकी सहायता देने का कार्य करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भैया, ये दोनों ही संगठन जो है इनको ब्रेटन वुड समझौते की जुड़वा संतान कहा जाता है। जुड़वा संतान का मतलब जिनका जन्म एक साथ हुआ हो। इनका दोनों का जन्म मतलब दोनों की स्थापना एक साथ हुई है। और स्थापना कौन से समझौते के द्वारा हुई थी भैया? ब्रेटन वुड समझौते के द्वारा हुई थी। और यह समझौता कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इसलिए इन दोनों संगठनों को ब्रेटन वुड समझौते की जुड़वा संतान कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है भैया विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन भैया जिसको शॉर्टकट में अपने WTO कहते हैं अंग्रेजी में। WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड पावर, ये सॉरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब देखो, इसकी स्थापना हुई थी भैया 1995 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कौन से संगठन के स्थान पे हुई थी? गेट के स्थान पे हुई थी। गेट मतलब इससे पहले जो संगठन था उसका क्या नाम था? गेट था। उसको समाप्त कर दिया गया और जनवरी 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई WTO की। क्लियर है। कई बार गेट का पूरा नाम भी आपको पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना। जी का मतलब जनरल, ए का मतलब एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है। इसी के स्थान पर स्थापना हुई थी किसकी? WTO की 1995 में। ठीक है। अब काम क्या करता है भैया? देखो, नाम से स्पष्ट है, व्यापार मतलब यह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, विश्व व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। और सदस्यों की बात करें तो वर्तमान समय में अपने बुक के अकॉर्डिंग इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 है। क्लियर है। नेक्स्ट आ रहा है भैया अंतरराष्ट्रीय आणविक। देखो, यहां पर मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूं, हालांकि ये ऐसे संगठन है जिनके ऊपर अपने एक घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आपकी बुक में दिया हुआ है। बुक से थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, कम नहीं बता रहा हूं। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसको भैया अपने IAEA भी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। अब देखो, इसका नाम देखो, आणविक मतलब ये अणु परमाणु बमों से संबंधित है, परमाणुओं से संबंधित है।
ठीक है। तो यह संगठन जो है वो परमाणु ऊर्जा जो है उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल देता है। ये कहता है कि आपको जो परमाणु बम है या परमाणु ऊर्जा जो है इनका उपयोग केवल शांति स्थापित करने के लिए करना है, सैन्य प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर परमाणु बम का आपने प्रयोग कर दिया। तो इन बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ये कहती है कि हमें परमाणु ऊर्जा का प्रयोग केवल और केवल शांति और विकास के लिए करना है। स्थापना कब? 1957 में। ठीक है, दोनों की 45 में, इसकी 95 में, इसकी 57। कोई दिक्कत नहीं है। अब दो है भैया मानवाधिकार संगठन। एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक है ह्यूमन राइट्स वॉच। दोनों ही स्वयंसेवी संगठन है और दोनों ही संगठन जो है वो किसकी रक्षा करते हैं? मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उनकी रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। वापस सुनना, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, दोनों ही संगठन जो है भैया वो मानवाधिकारों की रक्षा से संबंधित है। दोनों ही संगठन स्वयंसेवी है। ये मानवाधिकारों की रक्षा, उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। अब फर्क क्या है? ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला संगठन है। यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला स्वयंसेवी संगठन कौन सा है? ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स वॉच जो है वो बाल सैनिकों और बारूदी सुरंगों पर भी रोक लगाने का काम करता है। मतलब छोटे बच्चों को आप सैनिक के रूप में काम में नहीं ले सकते, आप बारूदी सुरंग का निर्माण नहीं कर सकते। इस प्रकार का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अब देखो यहाँ पर भैया मैंने 4-5 यूएनओ से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इनका पूरा नाम याद रखना है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। पूछ WHO का पूरा नाम क्या है, WTO का पूरा नाम क्या है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, ILO का पूरा नाम क्या है, UNDP का पूरा नाम क्या है। एक एक नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला आ रहा है भैया WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। दूसरा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तीसरा है भैया यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, फिर आ रहा है भैया यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। फिर आ रहा है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये है भैया कुछ संगठन जिनके पूरे नाम आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको 1 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हो गया भैया अपने चैप्टर 4 जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला था, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर अगर किसी बच्चे के मान लो जो ये नए वीडियो में डाल रहा हूं उनमें समझने में अगर समस्या आ रही हो तो यही वीडियो मेरे पहले भी डाले हुए हैं, आज से 2 साल पहले के। ठीक है, अपने चैनल पे आप देखना, मिल जाएंगे आपको। वहां पर भी आप इन वीडियो को देख सकते हो सकता है आपको वहां कुछ ज्यादा समझ में आ जाए। बाकी मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।